नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोशल मीडिया पर तो किस-किस तरह के लोग लाठियां भांजते रहते हैं, इससे हम सुपरिचित हैं। किस-किस विचारधारा के होते हैं, वो किन-किन पार्टियों से जुड़े होते हैं, किन विचारधाराओं से जुड़े हुए होते हैं, किसके समर्थक होते हैं और किसके विरोधी होते हैं, इन सब चीज़ों से हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। लेकिन जब सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया इस तरह की हरकत करने लगे और जो पीड़ित पक्ष है उसी पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दे, तब बड़े सवाल खड़े होते हैं। उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनके जो मौलिक और मूल अधिकार हैं और जो मानव अधिकार हैं, उन पर भी एक तरीके से ऐसा करके आप अटैक कर रहे होते हैं, आक्रमण कर रहे होते हैं और उसके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। बहुत पीछे ना जाकर के, वैसे तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, जब भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में घटनाएँ होती हैं, तो मीडिया का यही चुप्पी साधने वाला जो पूरा खेमा है, ये किस तरीके से हमलावर होता है और इनमें से कुछ लोग अपने कैमरे उठा कर के उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहां से किस-किस तरह की सवाल उठाते हुए स्टोरीज करते हैं, वो किसी से दबा छिपा नहीं है। और ये चलिए उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और उनका मीडिया धर्म भी हम मान लेते हैं कि है। लेकिन जब ऐसा कांग्रेस रूल्ड स्टेट या गैर भाजपा सरकारों के राज्यों में घटनाएं होती हैं या कोई बड़ी वारदात होती है, भीषण वारदात होती है, तब ये लोग जो सेलेक्टिव तौर पर चुप्पी साधते हैं, वो थोड़ा-सा पेनफुल होता है और सवाल खड़े करता है। अब इससे भी एक और कदम आगे जाकर के बात करते हैं। वो है ये कि जब इनके रूल्ड स्टेट में कोई घटना हो जाए और उन सरकारों पर या सरकार के मुखिया पर बड़ा प्रश्न लगना शुरू हो जाए, तो फिर जो पीड़ित पक्ष है, उस पर जिस तरीके से लांछन लगाए जाने शुरू होते हैं और बजाय इसके कि जिस पर आरोप लग रहे हैं, उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, उससे सवाल पूछा जाए और जो पीड़ित पक्ष है, उसका साथ दिया जाए। अगर पीड़ित पक्ष को ही और अधिक दबाने की, बदनाम करने की साजिशें शुरू हो जाएँ, तब बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा ही इस समय स्वाति मालीवाल के मामले में हो रहा है। यही स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल की प्रिय थी, जब उनको ये बहुत अच्छी लगती थी, जब उनके कहने पर ये रात को ढाई-ढाई 3-3 बजे दिल्ली के किसी सुनसान से, अंधेरे से स्थान पर खड़ी होकर के दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए, एलजी को बदनाम करने के लिए, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री पर सवाल खड़े करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करती थी, तब तो अरविंद केजरीवाल को बहुत प्रिय लगती थी। और इनको बहुत कम उम्र में, बल्कि दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन भी वो इनाम स्वरूप बनाते हैं, क्योंकि एक होता है फेथ, तो वो इन पर था उनको। वो देख भी रहे थे कि ये महिला अधिकारों के लिए और दूसरे मुद्दों के लिए किस तरीके से संघर्ष करती हैं और दुस्साहसिक स्तर पर भी पहुंच जाती हैं। और अभी हाल में अगर फेथ ना होता और अगर इनको प्रमोट ना करना होता, तो उच्च सदन यानी राज्यसभा की सदस्य भी ना बनाया जाता।
लेकिन इनको एक सीट राज्यसभा की दी गई। जो अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, जैसे संजय सिंह को भेजा गया, जैसे राघव चड्ढा को भेजा गया, जैसे स्वाति मालीवाल को भेजा गया, और जो बाकी और 7 लोगों को भेजा गया, उन पर तमाम तरह के सवाल दिल्ली के सियासी गलियारों में उठते रहते हैं कि उनको किस आधार पर भेजा गया है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से उस तरीके से जुड़े हुए नहीं थे, जिस तरीके से ये 3 लोग आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और सक्रिय रूप से हिस्सेदारी लेते रहे। अब जो सवाल, ये जो घटनाक्रम हुआ है, स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी, राघव चड्ढा लंदन में थे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उनको 11 दिन 10 दिन ईडी की हिरासत में भेजा जाता है, फिर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। तब ये दोनों ही गायब थे। मतलब सोशल मीडिया से भी आम तौर पर जितनी सक्रियता होती है कि हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया है, तो हम कंधे से कंधे खड़े हुए, मिलाकर के खड़े हुए दिखाई दें, वहाँ लैक था थोड़ा-सा, राघव चड्ढा के स्तर पर भी और स्वाति मालीवाल के स्तर पर भी। अ, अब स्वाति मालीवाल तो राघव चड्ढा से और भी उतना दोगुना दूरी पर थी, अमेरिका में थी। राघव चड्ढा यहाँ से भारत से 9 घंटे की दूरी पर अ, हवाई मार्ग के हिसाब से लंदन में थे। राघव चड्ढा कभी-कभी मैसेज कर रहे थे और स्वाति मालीवाल ऑलमोस्ट खामोश थी, बता रही थी कि मैं अपनी बहन के पास आई हूँ। अब वो भारत लौटे हैं दोनों। पहले स्वाति मालीवाल आई, उसके बाद राघव चड्ढा आए। तो राघव चड्ढा का तो ठीक-ठाक स्वागत हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने भाषणों में भी अरविंद केजरीवाल उनका नाम ले रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ उन्हीं के आवास पर, सरकारी आवास पर, ड्राइंग रूम में उन्हीं के निजी सचिव ने जो अटैक किया, जो मारपीट की, जो थप्पड़, लात, घूंसे चलाए, उस पर अरविंद केजरीवाल बजाय अपनी एमपी का, महिला एमपी का साथ देने के, अपने पीए का बचाव कर रहे हैं। इनका पीए गिरफ्तार हो चुका है। अब एक नया खेल शुरू हुआ है। स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का दोषी करार दिया जा रहा है, इन पर ये चेपा जा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि जब कोई संकट खड़ा हो जाए, जब ये ऐसे सवालों के बीच घिर जाएं, जब इनके कृत्यों की वजह से ही इनको कोई निकलने का रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता दो और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सीधे एलजी पर, सीधे होम मिनिस्टर पर, और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जो जांच पड़ताल कर रही हैं, या दिल्ली पुलिस है, उनके सिर पर ठीकरा फोड़ दो। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो इन्होंने कृत्य किया है, कारनामा किया है, कुकृत्य किया है, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। दूसरे, इनको राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद होती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सिर पर अगर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो इससे जो मोदी को नापसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं, वो इनकी तरफ आ जाएंगे और इनको राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। जो दिल्ली की सड़कों पर ये दोपहरी में, कड़ी धूप में, 44-47 डिग्री के टेम्परेचर में तमाशा हुआ है रविवार को, कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जा रहे हैं, मोदी जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम सब इकट्ठा होकर के आ रहे हैं, एक साथ ही सबको गिरफ्तार कर लो जिन जिन को गिरफ्तार करना है। क्यों गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, ये सब जानते हैं। क्यों गिरफ्तारी हुई इनके सचिव की, सबको पता है। ये शराब घोटाले में अंदर गए हैं, मनीष सिसोदिया भी, विजय नायर भी, संजय सिंह भी, और इनका पीए एक महिला सांसद के साथ चीफ मिनिस्टर के आवास में ही मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। अब जिस मीडिया के एक हिस्से की मैं बात कर रहा था कि वो साजिशन
एक मुहिम चला रहा है। 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, किससे? अरविंद केजरीवाल के पीए से नहीं पूछे जा रहे हैं जिन्होंने मारपीट की है। जिनके साथ मारपीट हुई है और जिनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भी पुष्टि हो गई है कि 4 जगहों पर, शरीर के 4 जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। एक जगह अंदरूनी तौर पर और 3 जगह दूसरे तरीके के। उन्हीं स्वाति मालीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये 5 सवाल क्या हैं? एक तो साहब ये सवाल पूछा जा रहा है कि 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई? दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि 13 मई को जब ये मारपीट हुई, उसके बाद का एक वीडियो सामने आया है, रिलीज किया गया है, वायरल किया गया है, जिसमें ये सामान्य गति से, बल्कि तेज गति से घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों के साथ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मेडिकल चेकअप जिस दिन कराने के लिए गई, उस दिन ये बहुत धीमी चाल से और लड़खड़ाते हुए क्यों चल रही हैं? तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहले ड्राइंग रूम का एक 52 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया, उसमें तो विभव की कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी चीफ मिनिस्टर के निजी सचिव की तो कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। चौथा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर स्वाति मालीवाल चीफ मिनिस्टर के आवास गई ही क्यों थी? और पांचवा और अंतिम सवाल पूछा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल इस लोकसभा चुनाव में कहीं चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दी, आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए। और ऐसा उसने क्यों किया? और क्या वो किसी के दबाव में है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है? जैसा कि आतिशी ने कहा कि कुछ महीने से स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। तो इनको जरा, ये जो पहला सवाल है, इस पर इनकी क्लास लेनी चाहिए हम लोगों को। पहला सवाल है कि 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई? उसी दिन क्यों नहीं कराई गई? उस दिन तो वो थाने में गई थी और उनको उसी समय मेडिकल भी चेकअप करा लेना चाहिए था और एफआईआर भी दर्ज करा देनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक बात है, करा देनी चाहिए थी। और सब ये सवाल उठाएंगे कि भाई उस दिन आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? तो ये लोग भूल जाते हैं, ऐसा सवाल करने वाले, कि वो पिछले 20-22 साल से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं। तब से जुड़ी हुई हैं, तब तो अन्ना आंदोलन कहीं दूर-दूर तक भी नहीं था और एनजीओ में साथ-साथ काम करते थे दोनों। हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में जब अरविंद केजरीवाल के लेक्चर हुआ करते थे, तो ये भी साथ ही जाती थी। तब से ये लोग जुड़े हुए हैं, एक विश्वास का रिश्ता था और विश्वास का रिश्ता ना होता तो इनको दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन भी ना बनाते अरविंद केजरीवाल, और अब तोहफे के तौर पर प्रमोशन देते हुए राज्यसभा में भी नहीं भेजते। आदमी के सवाल दिमाग में सवाल खड़े होते हैं कि ठीक है, मेरे साथ एक अप्रिय वारदात हुई है, उससे एक सदमे की स्थिति है कि ये क्या हो गया। फिर भी दिमाग में, दिल में एक सवाल उठता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ पुलिस स्टेशन में, इससे जो अरविंद केजरीवाल के विरोधी हैं, उनको राजनीतिक फायदा ना मिल जाए और ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए जिससे अरविंद केजरीवाल जिस मुहिम के लिए आए हैं, जेल से बाहर निकल करके अंतरिम जमानत पर, उन उसमें पलीता ना लग जाए। और ये बात अपने ट्वीट में, मैसेजेस में स्वाति मालीवाल ने कही भी है कि उस दिन मैं वापस आ गई कि कहीं बदनामी ना हो जाए। यानी पार्टी का ख्याल रखा और अरविंद केजरीवाल का ख्याल रखा। नंबर 2, इसके अगले दिन करीब-करीब 36 घंटे बाद संजय सिंह दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह के साथ
इनको मनाने के लिए, समझाने के लिए और चुप रहें वो, ऐसा कहने के लिए स्वाति मालीवाल के घर पर गए थे और तमाम बातें हुई थी, 2.5 घंटे वो उनके घर पर रहे थे। लेकिन स्वाति मालीवाल बहुत नाराज़ थी। नाराज़ इस बात को लेकर के थी कि ना तो चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया उस घटना के बाद और ना ही इसने माफ़ी माँगी, यानी विभव कुमार ने। तो संजय सिंह को लग गया था कि वो मानेंगे नहीं। इसके बावजूद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि साहब मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी माना कि उनके निजी सचिव ने सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की है। ये सारी बातें हुई। तीसरे दिन जब ये सवाल पूछा जा रहा ना कि 3 दिन बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? तीसरे दिन जब स्वाति मालीवाल ने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह तो उनके साथ मारपीट करने वाले विभू कुमार को साथ लेकर के लखनऊ में घूम रहे हैं, तब इन्होंने अपने घर दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को एंटर करने दिया, उनको पूरा घटनाक्रम बताया और उसी के बाद जो कुछ इन्होंने बताया उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने, सिविल लाइंस पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यानी तीसरे दिन इसलिए एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि वो फिर भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कॉल का इंतजार कर रही थी या विभू कुमार ही आकर के उनसे माफी मांगे, सॉरी फील करें, इसका इंतजार कर रही थी। और ये सारी चीजें संजय सिंह को उन्होंने बता दी थी। दूसरा सवाल, 13 मई को नॉर्मल चल रही थी, मेडिकल वाले दिन लड़खड़ाते हुए क्यों चल रही थी? ऐसा सवाल खड़े करने वालों की बुद्धि पर तरस आता है। या तो ये कभी पिटे नहीं किसी से, मतलब किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने घूसा मार दिया, नीचे गिरा दिया, वो पिटाई नहीं होती है। पिटाई वो होती है जो जरा ढंग से कर दी जाए, यानी दबादब 3-4 मिनट 5 मिनट तक ठीक ठाक पिटाई हो जाए और आदमी उठे, उठ करके भागे। आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा, आप गिर जाएं, आपके शरीर में चोटें भी लग जाएं, इसके बावजूद आप खड़े भी हो जाते हैं और उस समय चलते भी हैं और अगर स्कूटर से, मोटरसाइकिल से हैं, तो आप उसे चला करके अपने घर भी पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे चोट गर्म होती है और आपका शरीर जो है इतनी चोट लगने के बाद भी तैयार हो जाता है खड़ा होने के लिए या चलने के लिए, या आपको अंदर से एक शक्ति मिल जाती है। उस समय 13 मई को जो बाद में एक और वीडियो जारी किया गया, रिलीज किया गया, साजिशन किया गया, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि स्वाति मालीवाल तो आराम से तेज गति से सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहरी गेट के पास तक आई हैं, जहां से उन्होंने थ्री व्हीलर पकड़ करके वो पुलिस स्टेशन गई थी। तो आपके साथ मारपीट भी अगर हुई है तो उस समय आपको ये एहसास नहीं होता, आपके शरीर को ये एहसास नहीं होता है, दिमाग पर ज़रूर सदमा लगता है कि आपको चोटें कहाँ-कहाँ लगी हैं, किस तरह की लगी है। जब वो ठंडा हो जाता है शरीर, उसके बाद आपको शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जो चोटें लगी हैं, उसका पता चलता है और उसके बाद आप खड़े भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते हैं। आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिक सी बातें अगर किसी पत्रकार को पता नहीं है, तो उसे इस तरह के सवाल खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है कि साहब वायरल वीडियो में विभव नहीं दिख रहा है और उसकी कोई गलती भी दिखाई नहीं दे रही है। वो जो शुरू में वीडियो वायरल किया गया था जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी, एक महिला कर्मी जो है उनको कह रही हैं कि आप बाहर जाइए और यहाँ से उठिए, और जिसमें वो एक जगह कहती है कि साला गंजा। ये साला गंजा शब्द उसके मुंह से, स्वाति मालीवाल के मुंह से क्यों निकला? क्योंकि उसके साथ विभव कुमार ने
बदतमीजी की थी, मारपीट उसके साथ हुई थी, धक्का-मुक्की हुई थी, वो नीचे गिरी थी, उसका चश्मा गिरा था जैसा उसने बताया और इसलिए वो गुस्से में थी विभव कुमार को लेकर के और इसलिए उसने गंदे शब्द का प्रयोग किया। और जो वीडियो जारी किया गया है वो विभव कुमार ही बना रहा था, ये स्पष्ट होता है। क्योंकि एक सर्टेन 52 सेकंड का हिस्सा जारी किया गया और उसमें मारपीट कहाँ से आएगी? मारपीट तो तब तक हो चुकी थी। वो उठ कर के सोफे पर बैठ भी चुकी थी। 112 पर दिल्ली पुलिस को फ़ोन भी कर चुकी थी और वो यही कह रही थी कि दिल्ली पुलिस को मैंने फ़ोन कर दिया है, उसको आने दो। तो विभव कुमार की गलती इस वीडियो में कहाँ से दिखाई देगी? विभव कुमार ने तो ये जारी ही इसलिए कराया है ताकि स्वाति मालीवाल की गलती दिखाई दे कि वो सुरक्षा कर्मियों पर भी भड़क रही है, उनकी नौकरी खाने की भी बात कर रही है कि अगर वो टच करेंगे तो नौकरी खा जाऊँगी और वो इनको भी गंजा कह कर के संबोधित कर रही हैं। यानी वो स्वाति मालीवाल को ही बदनाम करने के लिए वीडियो जारी किया गया था। नंबर 4 पूछा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर आखिर गई ही क्यों थी? तो क्या इन लोगों की ये सवाल खड़े करने वालों की समझ में ये बात नहीं आती है कि स्वाति मालीवाल के अरविंद केजरीवाल से बहुत ही विश्वास के और अनौपचारिक, अनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिश्ते थे और वो ऐसे कई लोग होते हैं, जो ठीक है आप बड़े पद पर पहुँच गए, लेकिन आपके साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं, मित्रता के रिश्ते भी हैं, विश्वास के भी रिश्ते हैं और बहुत बार ऐसी जगह पर आप चले जाते हैं, सुरक्षाकर्मी भी आपको नहीं रोकते। दूसरी बात ये है कि इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी ऐसे लोगों को, वो जो नासमझ बन रहे हैं और इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अब आतिशी मारलेना ने या सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि जी बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ पहुँचे थे। बिना अपॉइंटमेंट के तो बहुत सारे लोग जाते हैं। सब अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं जाते हैं और ऐसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, जो बहुत करीबी रहे हों, विश्वास के जिनके रिश्ते रहे हों, साथ में जिन्होंने संघर्ष किया हो। जाते हैं, उनको एंट्री मिल जाती है, अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उपलब्ध हैं या मंत्री उपलब्ध हैं, तो मुलाकात भी हो जाती है। ये अलग-अलग राज्यों में आप जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्यों गई थी मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर से? ज़ाहिर है, अगर वो बिना अपॉइंटमेंट के भी गई है और जाकर के जबरन ड्राइंग रूम में जाकर के बैठ भी गई है, तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि जानना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, जिनकी वजह से वो गुस्से में थी उस दिन और वो चीफ मिनिस्टर से आमने-सामने बात करना चाहती थी। वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे? उनको कहा गया था कि आप राज्यसभा की सीट छोड़ दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी को ये सीट देनी है। पति-पत्नी यानी अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी से 2 दिन पहले ही मिल कर के आए थे। उनको थैंक्स बोल कर के आए थे कि आपकी वजह से अरविंद केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। तोहफे में उनको सीट देने का वादा किया। ये मीडिया में है, कहीं कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं है। और स्वाति मालीवाल अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने अरविंद केजरीवाल को भी मैसेज किए होंगे, उनके सचिव को भी मैसेज किए होंगे। जब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कॉल भी की होंगी, उनका भी कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पर पहुँच गई और अपॉइंटमेंट के लिए पहले उन्होंने प्रयास किए होंगे, नहीं मिला तो वो ऐसे ही पहुँच गई। पृष्ठभूमि थी ये। तो कोई भी आदमी ऐसे पहुँच सकता है जब उसको कहा जाए कि आप अपना पद छोड़ दो, हमें ये किसी और को देना है। तो वो ये तो पूछेगी जा कर के कि मेरी गलती क्या है भई? मुझसे क्यों खाली करवाई जा रही है सीट और किसी दूसरे को तोहफ़े में क्यों दी जा रही है? तो ये था पूरा मसला। 5वां सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोकसभा का जो प्रचार अभियान चल रहा है, उसमें दिखाई नहीं दे रही, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो 2-3 बातें हैं, ऐसा सवाल पूछने वालों को ये पता होना चाहिए। एक तो वो भारत में नहीं थी, अमेरिका में थी और राघव चड्ढा तो कल आए हैं, ये उनसे
कोई 6-7 दिन पहले अमेरिका से लौटी हैं। इनसे किसी ने संपर्क किया हो और ये प्रचार में शामिल ना हुई हों, तब तो ये बात कही जाए। कुछ जगहों पर ये गई भी थी, दिखाई भी दी थी, इन्होंने प्रचार भी किया है, गलियों में, कॉलोनियों में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के। ये अरविंद केजरीवाल के जो रोड शो वगैरह और दूसरे कार्यक्रम हैं, उनमें भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन इनको पूछा नहीं गया, बुलाया नहीं गया या इनको अलग-थलग किया जा रहा था। इनको इस बात का एहसास कराया जा रहा था, नसीहत दी जा रही थी कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो तुम जाकर के अमेरिका में बैठ गई, अपनी बहन के साथ रही, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, नेतृत्व करना चाहिए था। जो धरने प्रदर्शन हो रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये सब हो रहा होगा। ऐसे में ये सवाल खड़े करना कि साहब वो प्रचार में नहीं दिखी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं या उनके प्रेशर में हैं? ये पूरी तरीके से वाहियात सवाल है। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप पीड़ित पक्ष के साथ ना होकर के, पीड़ित पक्ष पर ही इस तरह के वाहियात सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप कौन-सी पत्रकारिता कर रहे हैं, किस श्रेणी की पत्रकारिता कर रहे हैं और किसका एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये थोड़ा-सा कभी-कभी ऐसे मीडिया कर्मियों को ज़रा अपने गिरेबान में भी झाँक लेना चाहिए। और ये मैंने इसलिए प्रोग्राम किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सवाल जो हैं, कौन से समाचार पत्र में पूछे गए हैं और ये खबर चलाई गई है। ये ज़रा देखिए, ये जनसत्ता का ऑनलाइन एडिशन है और इसमें देखिए, इसमें कहा गया है विभव कुमार तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन स्वाति मालीवाल पर ये 5 वाजिब सवाल तो ज़रूर उठते हैं। मामले का ये पहलू भी समझिए, ये कह कर के इसको हेडलाइन बनाया गया और ये सवाल पहला सवाल ये पूछा गया, स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज क्यों करवाई? दूसरा सवाल ये पूछा गया, 13 मई को नॉर्मल चली, मेडिकल वाले दिन लड़खड़ाते हुए क्यों चल रही थी? तीसरा सवाल पूछा गया, वायरल वीडियो में विभव की नहीं दिख रही कोई गलती। चौथा सवाल पूछा गया, स्वाति मालीवाल आखिर सीएम आवास आई क्यों थी? और पांचवा सवाल पूछा गया, प्रचार में नहीं दिखी दिलचस्पी, मालीवाल किसी दबाव में है? तो ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं, तो इनका जवाब भी देना बनता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।